दोस्तों, आपने महान हिंदू सम्राट व चौहान वंश के आखिरी राजा श्री पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं हिंदू सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी वो अहम बातें जो कि शायद ही आपने सुनी होंगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिटबिट इंडिया में। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1 जून 1163 में गुजरात के पाटण में चौहान वंश के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता राजा सोमेश्वर की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था, परंतु अंत में वह राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। दोस्तों, ये भी बात सत्य है कि उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। वह युद्ध कला के अनेक गुणों से सुसज्जित थे तथा वह बाल्यकाल से ही शब्द भेदी बाण विद्या में निपुण थे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी वो 10 बातें जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का 12 वर्ष तक निसंतान होना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता को विवाह के 12 वर्ष तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी तथा काफी मन्नतें मांगने के बाद पृथ्वीराज तथा इनके छोटे भाई हरिराज का जन्म हुआ था। दोस्तों, बताया ये भी जाता है कि लंबे समय तक इनके माता पिता निसंतान होने के कारणवश ये विषय राज्य में खलबली का कारण बन गया था और उस राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे थे, परंतु वह उन षड्यंत्रों से हमेशा बचते चले गए। नंबर 2, बाल अवस्था में ही पिता का साया सर से उठ जाना। जी हाँ दोस्तों, जब पृथ्वीराज महज 11 वर्ष के थे तब उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी तथा मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के शासक बने। उस समय उनकी माता कर्पूरा देवी और विश्वास पात्र प्रधानमंत्री कंदब दास ने कूटनीति और सकुशलता से शासन भार संभाला, परंतु बहुत कम समय में ही सन 1175 पृथ्वीराज चौहान ने अपनी योग्यता और वीरता से शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने चारों ओर के शत्रुओं को एक एक करके खत्म करते चले गए। नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान का परम मित्र जिसने जिंदगी के आखिरी सांस तक दिया था साथ। जी हाँ दोस्तों, चंदबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज्य कवि भी थे, जिन्होंने पृथ्वीराज के जीवन को उनके काव्य पृथ्वीराज रासों में अलंकृत किया था तथा चंदबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंदबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरगढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले नाम से विद्यमान है। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पृथ्वीराज और चंदबरदाई एक ही दिन पैदा हुए थे तथा एक ही दिन उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, जब मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गौरी युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने राज्य अफगानिस्तान में ले गया तो वहां उन्हें तरह तरह की कठिन से कठिन यातनाएं दी गईं तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरिये से फोड़ दिया गया। इससे वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे और जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंदबरदाई के शब्दों पर शब्द भेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की और इसी प्रकार चंदबरदाई द्वारा बोले गए दोहे 4 बस 24 गज अंकुल अष्ट प्रणाम ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी का निशाना बनाया और उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद चंदबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मारकर खुदकुशी कर ली, क्योंकि वह मुस्लिमों आक्रांतों के हाथों से नहीं मरना चाहते थे। और जब दोस्तों पृथ्वीराज की धर्मपत्नी संयोगिता ने ये खबर सुनी तो उन्होंने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया था। नंबर 4, दिल्ली के शासक अनंगपाल का भय।
दोस्तों पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। लेकिन पृथ्वीराज दिल्ली के शासक कैसे बने, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों पृथ्वीराज की माता रानी कर्पूरा देवी दिल्ली के शासक अंगपाल तोमर की एकमात्र पुत्री थीं। इस कारण अनंगपाल तोमर का डर था कि मेरी मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता कौन संभालेगा, तो उन्होंने इसके लिए अपने दोहते पृथ्वीराज तृतीय को सुयोग्य माना और उसे ही दिल्ली का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। इस तरह पृथ्वीराज चौहान के पास दिल्ली की सर्वोच्च सत्ता आई। नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान की विजय अभियान। दोस्तों जैसे ही शासन का प्रबंध पृथ्वीराज चौहान के हाथ में आया तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को दबाया, क्योंकि वह अजमेर में शासन करने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद सन 1182 में भरतपुर और अलवर के आसपास के क्षेत्रों में भंडानकों के विद्रोह को खत्म किया तथा सन 1182 में ही महोबा के चंदेल शासक परमाल को तुमुल युद्ध में हराया। उसके बाद सन 1184 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय को नागौर के युद्ध में हराया। पृथ्वीराज चौहान के पड़ोसी राज्य कन्नौज के शासक जयचंद के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके बारे में विस्तृत से हम आपको अभी बताएंगे। नंबर 6, पृथ्वीराज की अमर प्रेम कहानी। दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी पहले ही बताया था कि पृथ्वीराज चौहान के पड़ोसी राज्य कन्नौज के शासक जयचंद्र के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे, तो उसी राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज के शौर्य और वीरता से आकर्षित थीं। वह पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी थीं, लेकिन पृथ्वीराज और जयचंद दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे। दोस्तों जयचंद को जब उनके प्रेम की बात पता चली तो उसने संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर समारोह किया था। स्वयंवर समारोह में हिंदुस्तान के सभी राजाओं को न्योता दिया गया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। यही नहीं, पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उनका पुतला बनवाकर द्वारपाल के रूप में खड़ा करवा दिया था। और जब स्वयंवर शुरू हुआ तब संयोगिता ने वरमाला को पृथ्वीराज के पुतले को पहना दी और इसी दौरान पृथ्वीराज अपने सेना के साथ वहां आए तथा चलते समारोह में संयोगिता को उठाकर ले गए और जयचंद तथा अन्य राजा उन्हें रोक नहीं पाए थे। नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे और कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार किया। नंबर 8, पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी के मुख्य युद्ध। दोस्तों वैसे तो इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच लगभग 17 युद्ध हुए थे, जिसमें से 16 युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीते थे तथा 17वां युद्ध पृथ्वीराज धोखे से हार गए थे। तो दोस्तों आइए आपको उनके उन 2 मुख्य युद्धों के बारे में बताते हैं जिनको तराइन के युद्ध कहा जाता है। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 में लड़ा गया था। वर्तमान में तराइन नामक स्थान हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध में पृथ्वीराज के पास 3 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी, जबकि मोहम्मद गौरी के पास 1 लाख के करीब सैनिक थे, जिसमें ज्यादातर अश्व सवार सैनिक थे। युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी घायल हो गया था। घायल अवस्था में गौरी रणभूमि छोड़कर भाग गया था। ये युद्ध निर्णायक रहा। इस लड़ाई युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। जीत के बाद पृथ्वीराज ने भागती हुई सेना का पीछा ना करके गौरी और उसकी सेना को जाने दिया। ये पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका खामियाजा अगले ही साल 1992 में तराइन के द्वितीय युद्ध में भुगतना पड़ा। कई इतिहासकारों का मानना है कि यदि इस युद्ध में पृथ्वीराज गौरी को समूल नष्ट कर देता तो भारत पर कभी विदेशी आक्रमणकारियों का राज नहीं होता। नंबर 9, ऐसा क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज की तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हुई। दोस्तों बताया जाता है कि 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से संधि हेतु एक दूत भेजा और अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु कहा, परंतु उत्तर में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को कहा चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो रणभूमि में आने को कहा। मोहम्मद गौरी ने यहाँ चालाकी दिखाई, पृथ्वीराज को भ्रमित करने के लिए एक और दूत भेजा और कहा कि संधि के लिए अनुमति हेतु अपना दूत अपने भाई को भेजा है।
वहां से अनुमति मिलने पर वह चुपचाप गजनी लौट जाएगा। पृथ्वीराज इस भ्रम में रहे और अपनी अधूरी सेना लेकर ही रणभूमि में आ गए। मोहम्मद गौरी की सेना ने सुबह होते ही आक्रमण कर दिया। जब पृथ्वीराज चौहान की सेना नित्य कर्म करने में व्यस्त थी, पृथ्वीराज की सेना में उथल पुथल मच गई और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया। अंत में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। उसने पृथ्वीराज को कैद कर दिया। अजमेर और दिल्ली पर अब तुर्कों मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया। तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक और काल परिवर्तनकारी घटना साबित हुई। इसके बाद भारत में स्थायी मुस्लिम सत्ता का आरंभ हुआ। इसीलिए मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक माना जाता है। नंबर 10, पृथ्वीराज की हार और मौत का असली कारण। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि जब पृथ्वीराज चलते स्वयंवर समारोह में संयोगिता को उठाकर ले गए तो जयचंद और अन्य राजा उन्हें रोक नहीं पाए थे और राजा जयचंद को ये अपमान सहन नहीं हुआ। बाद में यही कारण बना कि जयचंद के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की सहायता की थी। तो दोस्तों, ये थी महान युद्ध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी 10 अहम जानकारियां जो आपसे साझा की हैं। दोस्तों, अगर वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल टिडबिट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।